हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग और स्पिन स्पिन कपलिंग। प्रोटॉन एनएमआर स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। द प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंटेन प्रोटॉन सिग्नल्स that are split into two or more सब पीक्स। प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रा में कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनमें उनका सिग्नल टू और मोर सब पीक्स में स्प्लिट हो जाता है। यदि किसी भी कंपाउंड में अगर सिंगल एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उसका स्पेक्ट्रा सिंगलेट के रूप में प्राप्त हो रहा है, और यदि डिफरेंट प्रोटॉन्स प्रेजेंट हो तो स्पेक्ट्रा वहाँ पे एक से ज़्यादा पीक्स के रूप में यहाँ पे शो होता है। यहाँ पे एक कंपाउंड दिया गया है जिसका स्पेक्ट्रा शो हो रहा है। ये कंपाउंड है 1,1,2 ट्राइक्लोरोएथेन। यहाँ पे इसका स्पेक्ट्रा दो पीक्स के रूप में दिखाई दे रहा है। ये जो दो पीक्स है, दो पीक्स के रूप में इसका स्पेक्ट्रा यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। ये दोनों पीक्स और मोर सब पीक्स में स्प्लिट हो रही है। यहाँ पे ये जो मैथिलीन ग्रुप है इसके लिए इसके स्पेक्ट्रा यहाँ पे दो पीक्स में स्प्लिट हो रहा है, जबकि जो CH ग्रुप है उसका स्पेक्ट्रा यहाँ पे 3 पीक्स के रूप में स्प्लिट हो रहा है। ऐसा क्यों होता है, इसकी स्टडी हम करेंगे। स्पिन स्पिन कपलिंग, द इफेक्ट ऑफ नॉन इक्विवेलेंट नेबरिंग हाइड्रोजन्स। व्हेन non-equivalent hydrogen atoms are not separated by at least one carbon or oxygen atom, an additional phenomena called spin-spin splitting और spin-spin coupling occurs। जो प्रोटॉन्स के नेबरिंग नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम्स के इन्फ्लुएंस के कारण जो प्रोटॉन का एनएमआर स्पेक्ट्रम का सिग्नल है स्प्लिट हो जाता है, तो इसे स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग या स्पिन स्पिन कपलिंग कहा जाता है। यहाँ पे स्पेक्ट्रा सिंगल पीस के रूप में अगर प्राप्त होता है तो उसे सिंगलेट कहा जाता है। अगर मल्टीप्लेट्स के रूप में प्राप्त होता है, जैसे 2 पीक्स के रूप में प्राप्त हो रहा है तो डबलेट, 3 पीक के रूप में प्राप्त हो रहा है तो ट्रिपलेट, 4 पीक के रूप में प्राप्त हो रहा है तो उसे क्वार्टेट कहा जाता है। ये डिपेंड करता है कि जो एडजेसेंट एब्जॉर्बिंग न्यूक्लियाई है उसमें कितनी तरह के और कितने प्रकार के, कितनी संख्या में और कितने प्रकार के हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। यहाँ पे जैसे एक मॉलिक्यूल दिया गया है जिसमें 2 तरह के प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन को H से रिप्रेजेंट किया गया है और दूसरे जहाँ पे एक सेट में दो प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, इनको HB से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे अगर HA प्रोटॉन की बात करें तो यहाँ पे HA प्रोटॉन एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब उसको रखते हैं तो वो एक टिनी मैग्नेट के रूप में बिहेव करता है, और जो एडजेसेंट HB प्रोटॉन्स है उसका उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, वो उससे इफेक्ट इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो जब इस प्रोटॉन को HA प्रोटॉन को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो उस स्थिति में HB प्रोटॉन्स के द्वारा सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। इसको इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी कहा जाता है। तो यहाँ पे HA प्रोटॉन के द्वारा 3 तरह के ओरिएंटेशंस यहाँ पे शो होते हैं। पहली स्थिति होती है जब जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो लगाए गए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में हो, मतलब दोनों प्रोटॉन्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में हो। दूसरी स्थिति है जब दोनों प्रोटॉन्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो, और एक स्थिति बीच की होती है जिसमें कि एक प्रोटॉन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में होता है तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। दूसरी स्थिति होती है जिसमें पहला प्रोटॉन अपोजिट डायरेक्शन में है तो दूसरा प्रोटॉन उसके सेम डायरेक्शन में है। तो इस तरह की 4 तरह की स्थिति प्राप्त होती है, और हमें जो HA प्रोटॉन का सिग्नल है वो सिंगल पीक के रूप में प्राप्त नहीं होकर यहाँ पे इस तरह से ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त होता है। इस ट्रिपलेट में जो 3 पीक्स है उनका इंटेंसिटी रेशियो इस तरह का होता है कि फर्स्ट पीक इस तरह से प्राप्त होगी तो दूसरी पीक्स की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के इसमें
ओरिएंटेशंस हो रहे हैं, 2 तरह की पॉसिबिलिटी हो रही है, 2 तरह के सेट यहाँ पे बन रहे हैं। तो तीसरी पीक इस तरह से सिंगल रेखा के रूप में प्राप्त होगी। तो यहाँ पे ट्रिपलेट के रूप में He प्रोटॉन का हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। इसी तरह से हम एक दूसरे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं जिसमें कि Ha टाइप का एक प्रोटॉन है और Hb टाइप के यहाँ पे 3 प्रोटॉन्स है। तो यहाँ पे जब Ha का हम केमिकल शिफ्ट देखते हैं या उसका NMR स्पेक्ट्रा देखते हैं तो उस स्थिति में Ha यहाँ पे क्योंकि एक टीनी मैग्नेट के रूप में बिहेव कर रहा है जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उसको रख रहे हैं, तो उस स्थिति में यहाँ पे 4 तरह के ओरिएंटेशंस होंगे। पहली स्थिति होगी जब तीनों Hb प्रोटॉन्स लगाए गए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में हो। दूसरी स्थिति है जब प्रोटॉन्स लगाए गए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो। और बीच की 2 स्थितियाँ ऐसी बनेगी जिसमें एक स्थिति में 2 प्रोटॉन्स तो फील्ड की डायरेक्शन में है, तीसरा प्रोटॉन अपोजिट डायरेक्शन में है। दूसरी स्थिति है जिसमें पहला और तीसरा प्रोटॉन सेम डायरेक्शन में है जबकि बीच वाला प्रोटॉन एक प्रोटॉन विपरीत डायरेक्शन में है। तीसरी स्थिति बनेगी कि पहला प्रोटॉन तो विपरीत डायरेक्शन में है, बाकी के 2 प्रोटॉन सेम डायरेक्शन में है। इसी तरह से दूसरी स्थिति में पहला प्रोटॉन सेम डायरेक्शन में है तो दूसरे 2 प्रोटॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में है। और दूसरी स्थिति बनेगी कि 2 प्रोटॉन्स तो अपोजिट डायरेक्शन में है और सेम इस वाली स्थिति की विपरीत स्थिति, और बीच वाला जो प्रोटॉन है वो सेम डायरेक्शन में है। इसी तरह से पहले 2 प्रोटॉन विपरीत डायरेक्शन में और एक प्रोटॉन है वो सेम डायरेक्शन में। तो इस तरह से 4 तरह की सेट्स बनेंगे। तो इनका जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा इस स्थिति में Ha प्रोटॉन का जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा वो हमें इस तरह के 4 ओरिएंटेशन के आधार पे हमें 4 पिक्स के रूप में मतलब क्वार्टेट के रूप में प्राप्त होगा। और उसका जो इंटेंसिटी जो रेशो होगा वो 1:3:1 होगा, क्योंकि जो बीच के 2 सेट्स हैं उनकी जो सेट्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो पहली पीक होगी उसकी इंटेंसिटी दूसरी पीक की तुलना में कम होगी और तीसरी पीक की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी और चौथी पीक की और पहली पीक की इंटेंसिटी सेम रहेगी। तो इस तरह से क्वार्टेट के रूप में हमें इसका सिग्नल प्राप्त होगा। स्पिन स्प्लिटिंग को हम एक सिंपल रूल N+ रूल के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। यदि मान लीजिए किसी भी मॉलिक्यूल में अगर नेबरिंग हाइड्रोजन एटम की संख्या 1 है तो उस स्थिति में यहाँ पे n नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, तो उस स्थिति में इस N+1 रूल के अकॉर्डिंग 1+1 हमें सिग्नल उसका 2 पीक के रूप में प्राप्त होगा। यहाँ इसका मतलब है हमें सिग्नल वहाँ पे डबलेट के रूप में प्राप्त होगा। अगर एडजेसेंट हाइड्रोजन एटम्स की संख्या 2 है तो स्पेक्ट्रा हमें 2 + 1 = 3 ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त होगा। और अगर 3 हाइड्रोजन एटम्स की संख्या है तो 3 + 1 = 4 क्वार्टेट के रूप में हमें यहाँ पे सिग्नल प्राप्त होगा। यहाँ पे इंटेंसिटी रेशियो को हम एक पास्कल ट्रायंगल के रूप में भी समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए इक्विवेलेंट नेबरिंग हाइड्रोजन एटम की संख्या 0 है तो नंबर ऑफ पीक्स यहाँ पे होगी 1 और सिग्नल हमें सिंगलेट के रूप में प्राप्त होगा और इंटेंसिटी रेशियो 1 होगा। अगर नेबरिंग हाइड्रोजन एटम 1 है तो नंबर ऑफ पीक्स यहाँ पे 2 हो जाएगी और सिग्नल हमें डबलेट के रूप में प्राप्त होगा और जो इंटेंसिटी रेशो होगा उसका 1:1 होगा। इसी तरह से नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 3 है तो नंबर ऑफ पीक्स हो जाएगी 3, ट्रिपलेट के रूप में सिग्नल दिखेगा, उसका रेशियो होगा 1:2:1। तो यहाँ पे इस तरह से पास्कल ट्रायंगल के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। पास्कल ट्रायंगल में इस तरह से जो ट्रायंगल के शेप में यहाँ पे इसके रेशियो को दिया गया है, ट्रायंगल में यहाँ पे 1 1 1 1 आएंगे और इसका जो इंटेंसिटी रेशियो वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि लेफ्ट का नंबर और राइट का नंबर को ऐड करके हम उसकी बीच की
इंटेंसिटी रेशो को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रिप्लेट के लिए जो रेशो देखेंगे 1:1 तो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आ ही जाएगा। तो और बीच का रेशो निकालने के लिए ये ऊपर वाले रेशो पे जाएंगे हम, तो 1+1 यहाँ पे हो जाएगा ये 2। इसी तरह से हम क्वार्टेट का रेशो निकालेंगे तो 1:1 तो पास्कल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग 1:1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये 3 आएगा, ये 3 आएगा 1+2 3। और इसी तरह से मिड का जो नंबर है वो 2, इधर राइट का जो नंबर है 1, तो 2+1 3। इसी तरह से हम क्विंटेट में देखेंगे, क्विंटेट में भी यहाँ पे 1 तो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 1+3 4 हो जाएगा। और मिड का जो 6 नंबर आया ये 3+3 6 हो गया। और ये 4 नंबर आया, ये 3+1 4 हो गया। इसी तरह से हम इसके लिए भी निकाल सकते हैं, सेक्सेट के लिए भी निकाल सकते हैं। इसमें भी ये 1+4 5 हो गया, 4+6 10 हो गया, 6+4 10 हो गया। इसी तरह से ये 4+1 5 हो गया। इस तरह से हम पास्कल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम इंटेंसिटी रेशो को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक कंपाउंड इथाइल ब्रोमाइड का एनएमआर स्पेक्ट्रा हम देखते हैं। इथाइल ब्रोमाइड के एनएमआर स्पेक्ट्रम में हमें यहाँ पे 2 सिग्नल्स ये प्राप्त हो रहे हैं। इनकी जो प्रोटॉन्स है इनको हम इस तरह से ए और बी के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये डेल स्केल है, डेल स्केल में ये जो सिग्नल है ये टीएमएस टेट्रामेथिल मिथाइल सिलेन का दिया हुआ है, जो एक सिंगलेट के रूप में यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। ये जो सिग्नल है ये ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त हुआ है, और ये किसका है? मिथाइल ग्रुप का। मिथाइल ग्रुप का सिग्नल यहाँ पे ट्रिपलेट के रूप में क्यों प्राप्त हो रहा है? क्योंकि इसके एडजेसेंट जो हाइड्रोजन एटम्स की संख्या है वो कितनी है? 2। तो यहाँ पे 2+1 कितना हो गया? 3। तो 3 मतलब ट्रिपलेट के रूप में हमें इसका सिग्नल प्राप्त होगा। और ये किस तरफ है? अप फील्ड की तरफ है। अप फील्ड की तरफ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये इस मिथाइल ग्रुप से दूर है, मतलब यहाँ पे इस मिथाइल ग्रुप की शील्डिंग हो रही है। इस पे इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का इतना इफेक्ट नहीं हो रहा है जितना कि इस मिथाइलिन ग्रुप, बीच वाले मिथाइलिन ग्रुप पर हो रहा है। तो इस कारण से इसका स्पेक्ट्रा हमें थोड़ा अप फील्ड की तरफ प्राप्त हो रहा है। जबकि बी टाइप के प्रोटॉन्स को हम देखें तो बी टाइप के प्रोटॉन्स का सिग्नल यहाँ पे हमें क्वार्टेट के रूप में प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट में यहाँ पे 3 प्रोटॉन्स है, तो 3+1 कितना हो गया? 4। 4 मतलब 4 पिक्स के रूप में सिग्नल प्राप्त होगा। 4 मतलब क्वार्टेट, क्वार्टेट के रूप में इस तरह से यहाँ पे बी टाइप के प्रोटॉन्स का हमें सिग्नल प्राप्त हो रहा है। और ये थोड़ा CH3 की तुलना में ये थोड़ा इधर की तरफ है, जहाँ पे डायल वैल्यू इधर की तरफ बढ़ रही है, मतलब डाउन फील्ड की तरफ। क्यों? क्योंकि इससे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, और ये क्या कर रहा है? इसके चारों तरफ के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है। और जिसके कारण क्या हो रहा है? ये इसके प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं? डी शील्ड हो रहे हैं, और हमें बाहर से जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ रहा है वो कम लगाना पड़ रहा है, और इसका स्पेक्ट्रा हमें डाउन फील्ड की तरफ प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2-ब्रोमो-प्रोपेन। 2-ब्रोमो-प्रोपेन में यहाँ पे 2 तरह के प्रोटॉन्स है, ये दोनों मिथाइल ग्रुप के प्रोटॉन्स है, ये समान प्रकार के हैं, तो इन्हें इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कहा जाता है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की संख्या कितनी हो गई? 6। जबकि जो मिड वाला प्रोटॉन है ये इन दोनों प्रोटॉन से डिफरेंट टाइप का है, इसलिए ये इन दोनों प्रोटॉन्स की तुलना में ये दूसरा हो गया नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो यहाँ पे इसके 6 प्रोटॉन तो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है, जबकि ये इससे क्या हो गया? नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो यहाँ पे हम इसका स्पेक्ट्रा देखें तो यहाँ पे स्पेक्ट्रा इस तरह से डबलेट के रूप में और सेप्टेट के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि 6 Ha प्रोटॉन के कारण जो Hb प्रोटॉन है इसका स्पेक्ट्रा, क्योंकि 6 एडजेसेंट प्रोटॉन है तो यहाँ पे हो जाएगा 6+1 = 7। 7 पिक्स के रूप में यहाँ पे Hb प्रोटॉन का स्पेक्ट्रा स्प्लिट हो जाएगा। Hb प्रोटॉन का स्पेक्ट्रा 7 पिक्स के रूप में प्राप्त हो रहा है, मतलब सेप्टेट के रूप में यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। जबकि जो He प्रोटॉन है उसका स्पेक्ट्रा हमें डबलेट के रूप में प्राप्त हो रहा है।
तो इस तरह से हम स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग के द्वारा किसी भी प्रोटॉन का उसके नाइबरिंग नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन के इन्फ्लुएंस को हम स्टडी कर सकते हैं और एनएमआर स्पेक्ट्रम में उसका स्पेक्ट्रा किस तरह से प्राप्त होगा, सिंगलेट के रूप में, डबलेट के रूप में या ट्रिपलेट के रूप में किस तरह से उसका स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त होगा, उसके आधार पर हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल की स्टडी कर सकते हैं, उसकी स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हैं। थैंक यू।